हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 8वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 8वीं विज्ञान का पेपर। ठीक है, 8वीं का है और आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर है और इसमें हम पूरे प्रश्नों को आपके प्रश्नों को पूरा हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही उनके उत्तर भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, रिक्त स्थान है पहला। इसमें देखिए जो आपको यहाँ पर कोष्टक में दिए गए इन्हीं में से भरने हैं। तो देख लीजिए, एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को खालिस्तान कहते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी है आपकी, उसमें आपका पहला ही चैप्टर है, उसमें से देखिए ये आपकी लाइन है और उसी का देखिए इसमें आ जाएगा फसल। ठीक है, तो आपको यहीं से देखिए क्वेश्चन पेपर में रहेगा फसल। ठीक है, या फिर आपको ना दिया जाए तो आप याद रखिएगा उसे फसल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फसल भर लेनी है पहले में। दूसरा क्वेश्चन है, हैजा खालिस्तान के द्वारा होता है। तो हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। विब्रिया कॉलोरी जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है, तो जीवाणु इसमें आप भर लेंगे। ठीक है, लकड़ी और कोयले जलने से वायु का प्रदूषण होता है, तो इसमें प्रदूषण भर लेंगे, अगला है ये। ठीक है, ये वाला अगला है, देखिए धातुएं अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, H2 या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद देखिए वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG है। ठीक है, ये लिखा है CNG, इसमें हिंदी में लिखा है CNG। ठीक है भैया, उसके बाद देखिए मिलान करो। इसमें देखिएगा आपका मिलान करना है, आपको मिलान मतलब होता है सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो जीवाणु आप देख लीजिए, तो जीवाणु से मिला लेंगे आप हैजा का कारक। ठीक है, हैजा का कारक होता है जीवाणु। राइजोबियम क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस जो होता है दही जमने में मतलब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। और ईस्ट होता है ब्रेड की बेकिंग। ठीक है, जो ब्रेड बनता है वो ईस्ट के द्वारा बनता है। ठीक है, वो उसमें जो होता है किस प्रकार से पूरा फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं। देखिए अब 7वां क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन ये सभी हमें देखने हैं। अब इनके आंसर हम लिखित उत्तर देखेंगे। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो रबी की फसल क्या होती है और खरीफ की फसल? रबी की जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपकी कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, खरीफ की फसल बोई जाती है आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और आपकी अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर कहीं भी। ठीक है, तो ये होती हैं, हमें देखना है इनके उदाहरण। ठीक है, तो चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, रबी की कुछ प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। ठीक है, उसके बाद खरीफ की कुछ प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। तो इसमें से कोई आप लिख सकते हैं, उदाहरण आपको करने हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ से इतना हो जाता है और इसमें आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, रेड डाटा बुक क्या है? ठीक है, तो रेड डाटा बुक क्या है? तो देखिए यहाँ पर रेड डाटा बुक आपको यहाँ से हो जाएगा, रेड डाटा बुक एक सार्वजनिक डेटाबेस है जो किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद पौधों, जानवरों, कवकों या स्थानीय उप प्रजातियों की लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों को रिकॉर्ड करता है। रेड डाटा बुक कुछ प्रजातियों पर डेटा प्रदान करती है जो विलुप्त होने के कगार पर है। तो 8वां का इस प्रकार से करते हैं, रेड डाटा बुक। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से हैं। जीवाणु एक तो होते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम, बेसाइलस, ठीक है, आदि। कवक जो होते हैं, ठीक है, दूसरा वर्ग इनका कवक, जैसे कि होते हैं कौन? मशरूम, पेनिसिलियम, राइजोपस। प्रोटोजोआ होते हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। शैवाल होते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारा। तो इस प्रकार से ये आप चारों इनके लिख सकते हैं। ठीक है, इनके इस प्रकार से ये इनके मुख्य वर्ग हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर इस प्रकार से सारणी बना लेंगे आप। थर्मोप्लास्टिक में लिखेंगे ये ऐसे प्लास्टिक हैं जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो वह ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता उन्हें। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा देखिए
ये खिलौने बनाने, कंघी और कई तरह के सामान बनाने में प्रयोग होते हैं और ये बिजली के स्विच, हैंडल और कई तरह के बर्तन बनाने में उपयोग होती है। ठीक है, तो दोनों में इस प्रकार से अंतर कर सकते हैं। उदाहरण भी देख सकते हैं, पॉलीथीन और जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसके उदाहरण हैं। और आपके थर्मोसेटिंग के उदाहरण हो जाएंगे बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका हो जाएगा ये आपका 10वां क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर। अब देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन, उसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका 11वां क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सभी मैं बता देता हूँ लगातार, इसमें चित्र है और जंतु कोशिका का चित्र है, मानव का जो मानव कोशिका है उसका भी चित्र है। मानव कोशिका को कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मानव कोशिका की जैसे तंत्रिका कोशिका है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका भी हम चित्र, मतलब तीनों हमें देखने हैं, 11वां, 12वां और 13वां, इनमें सभी चित्र हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम मोमबत्ती की जो ज्वाला है उसका नामांकित चित्र इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से मोमबत्तियाँ बना देंगे, फिर ज्वाला इसको बना देंगे। ठीक है, बूढ़ दहन की बाह्य क्षेत्र हो जाएगा, सबसे गर्म भाग हो जाएगा ये वाला, कम गर्म भाग बीच वाला रह जाएगा, आंशिक दहन वाला मध्य भाग। ठीक है, सबसे कम गर्म यहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से पूरा बना सकते हैं इसको, मोमबत्ती का दहन मतलब मोमबत्ती की ज्वाला का इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 11। अब देखिए ये आप बना लेंगे, उसके बाद देखिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12वां है। ठीक है, 12वां है, इसमें पूछा है आपको जो जंतु कोशिका है उसका चित्र बनाना है। ठीक है, तो आप जंतु कोशिका बना सकते हैं। जंतु कोशिका देखिए मनुष्य की भी हो सकती है और ठीक है, और जो भी आपके अन्य जीव होते हैं, ठीक है, उनकी भी। ठीक है, तो जंतु कोशिका इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो जंतु कोशिका का चित्र बना सकते हैं, केंद्रक इसमें दिखा सकते हैं। गोल्जी का ये लाइसोसोम हो जाएंगे, अंतर्प्रतुपी जालिका ये वाली। ठीक है, ये गुणसूत्र है अंदर केंद्रक के, ये कोशिका द्रव्य है। ठीक है, पूरा ही जो भरा हुआ था ये पदार्थ यही कोशिका द्रव्य होता है। रिक्तिका ये हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका और केंद्रक। किस प्रकार से आप पूरा इसमें दर्शा सकते हैं। अब 13वां क्वेश्चन जो हमसे पूछा था उसमें पूछा था कि मानव कोशिका का, कोई भी मानव कोशिका बना सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर तंत्रिका कोशिका दी है, तो तंत्रिका कोशिका आप लिख सकते हैं इसमें, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य की, तो इसका आप बना सकते हैं चित्र। ये आपकी मानव कोशिका का चित्र हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक आप इसमें बना सकते हैं, ये द्रुमिका हो जाएंगी। यहाँ पर कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसको खड़े में भी बना सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमने 11, 12 और 13 देख लिया। अब देखिए 14वां क्वेश्चन है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्रों में, देखिए आग बुझाने वाले यंत्रों में तरल की तरह झाग निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले रहते हैं। ये गैस ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क को तोड़ देती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण आग बुझ जाती है। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, जो यंत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि एक तरह का झाग निकलता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले रहते हैं और ये गैस ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क को तोड़ देती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आग बुझ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15वां क्वेश्चन है, क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहे। और अगला लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमें जैविक विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पूरा पेपर यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, और इन दोनों प्रश्नों के आंसर हम देख लेते हैं। देखिए ये वाला लिखेंगे आप, प्रश्न क्रमांक 15 है, हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे सारे वन्य प्राणी जो है विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अत्यधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से 15वां का आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 16वां है, जिसमें हमसे पूछा गया जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है। देखिए हमें जैव विविधता का संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। पौधों और जानवरों दोनों एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो इस प्रकार से 16वां क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। और यहाँ तक हमने सभी क्वेश्चन आपके देख लिए हैं, 1 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न। और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे। और देखिए इसी प्रकार से अन्य पेपर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF इसका मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।